हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से होंगे और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं वही विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का आगे का हिस्सा। कल हमने सीखा था कि रासायनिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, तो आज हम उससे और आगे शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बात और याद दिला दूं, बीच बीच में अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए या अच्छी तरह से साबुन से धोना है, तभी हम इस कोरोना रूपी महामारी को जीत सकते हैं। चलिए बच्चों, तो कल हमने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। अब हम इसमें और आगे देखेंगे। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हैं तो देखिए, एक समीकरण मैंने लिखी है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक, इसे हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या ध्यान में रखना है भाई? सबसे पहले तो एक छोटी सी पॉइंट ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी पदार्थ या परमाणु या तत्व यौगिक अकेला है तो सबसे पहले अगर हम उसी को ही संतुलित करेंगे तो ये आसानी रहेगी। अब हम देखते हैं कैसे। यहाँ पर Fe का एक परमाणु है, लेकिन यहाँ पर परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 3। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इस Fe को पहले 3 करना। कल मैंने आपको बताया था बॉक्स बना लेते हैं और इन बॉक्स के बाहर ही हमें लिखना होता है, अंदर हम कुछ इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसी बात को और आगे लेकर चलते हैं। तो हमने बताया Fe के 3 परमाणु बराबर हो गए, 3 हो गए। अब ये हाइड्रोजन कितना है? 2, इधर भी 2, ठीक दिख रहा है। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है। तो इधर 4 करने के लिए हमें इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो हमारे ऑक्सीजन हो गए 4, लेकिन उसी के साथ इधर हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4 दूनी 8। और जब हमें इसे 8 बनाना पड़ेगा तो हमें यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। अब हम इस पूरी इक्वेशन को देखें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन में Fe के परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, लेफ्ट हैंड साइड में जितने परमाणु थे उतने ही परमाणु राइट हैंड साइड में बैठ रहे हैं। तो ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई। समझ में आ गया? चलिए, अब इन 2 समीकरणों को आप अपनी नोटबुक पर उतारिए जल्दी से, और इन्हें उतारेंगे आप, और इन्हें उतारने के बाद इन्हें आप संतुलित करेंगे। इन समीकरणों को संतुलित तो करेंगे ही, लेकिन संतुलित करने के साथ साथ जो अभिकारक पदार्थ हैं उनके रासायनिक नाम, जो उत्पाद पदार्थ हैं उनके रासायनिक नाम भी आपको नीचे लिखने हैं। ठीक, तो मैं अब इन समीकरणों को मिटा रहा हूं और उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। जब तक आप इन्हें नोट कीजिएगा, मैं थोड़ा साइड होता हूं। देखिएगा, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ये पॉज करके भी आप देख सकते हैं इसे। ठीक, ओके, दैट्स। तो ये था किसी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है उसकी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या और कोई जानकारी है जो हमें रासायनिक समीकरण से मिल सकती है? तो मैं कहूँगा हाँ है। उसे देखेंगे कैसे। मैं थोड़ा सा अभी जब कोई और एग्जाम्पल लूँगा उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा मैं, तो उसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीच बीच में मैं उसे समझा दूँगा। वो जानकारी आप सुन लीजिए, क्या जानकारी हम ले सकते हैं। हम जानकारी ले सकते हैं कि कोई भी अभिकारक जो हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसकी भौतिक अवस्था कैसी है। वो सॉलिड है यानी ठोस है तो उसके साइड में ब्रैकेट में S लिख देते हैं। द्रव है तो L लिख देते हैं। गैस है तो G लिख देते हैं, या एक तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ लगा देते हैं इस टाइप से। और अगर सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिखते हैं। ठीक, जैसे सपोज कीजिए Zn प्लस H2SO4 तीर का चिन्ह ZnSO4 प्लस H2। ये इक्वेशन मैंने लिखी है। अगर मैं देखूं, सबसे पहले तो मैं देखूंगा
कि इक्वेशन जो समीकरण मैंने लिखी है उसमें संतुलन में है या नहीं है। अब हम देखते हैं Zn एक है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के 4 हैं। तो ये समीकरण इस रूप में संतुलित समीकरण है। तो हम दूसरी क्या जानकारी, ये जिंक धातु है सॉलिड रूप में है, तो ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया S। H2SO4 है, वास्तव में H2SO4 एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो AQ हम इसकी ब्रैकेट में लिखते हैं। जिंक सल्फेट ZnSO4 भी एक सॉल्यूशन रूप में मिलता है, एक्वस रूप में मिलता है, और H2 एक गैस है, तो हम एक तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ लगाते हैं। ठीक, तो यानी इस तरह की जानकारियां भी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा मिल जाती है। और भी अगर कोई ताप, दाब या कोई विशेष कंडीशन होती है तो हम तीर के चिन्ह के ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं कि इतने टेम्परेचर, इतना वायुमंडलीय दाब, जो अलग अलग समीकरणों में होता है तो उसमें लिख दिया जाता है। इस प्रकार से छात्रों ये जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब हम और आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं हमने जाना था कि वे अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना लेता है तो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आपको जैसे याद हो पीछे कि मुझे थोड़ी आदत थी कि चेहरे को टच करने की, लेकिन मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से अगर कोई ऐसी आदत है तो कोशिश करें उससे बचने की, जरूरी है। हाँ, तो नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये नया पदार्थ किस किस प्रकार से बन सकता है ये जरा हमें देखना है, कितने प्रकार हो सकते हैं, तो उसी आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार है वो है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या इन्हें हम संयोजन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाओं को हम योगात्मक या संयोजन की श्रेणी में रखेंगे? तो जरा पहले हम इसकी परिभाषा को रिकॉल करते हैं, उसके बाद इसे और आगे लेकर बढ़ेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके केवल और केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि जब हम योग करते हैं चीजों का योग, जैसे मैं कहूं 4, 3, 5, 3 चीजें हमने जोड़ी और 3 चीजों का योग हमने कहा, आपने कहा 12, लेकिन योग तो केवल एक आया। तो यहीं से आप महसूस कीजिए कि अभिकारक कितने भी हो, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो केवल क्या होगा? एक ही होगा। यहाँ पे 3 अभिकारक है और उत्पाद एक, इस तरह से समझ के चलिए। यही यहाँ पर अभिक्रिया योग अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योग का गुण है कि जब 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और केवल एक नया पदार्थ बना लेते हैं तो वो अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रिया की श्रेणी में आती। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, CO। बताइए कि किस यौगिक का सूत्र है? नाम लिखिएगा अपनी कॉपी पे और जब मैं इसका नाम बोलूं तो मिलाइएगा कि आपने सही सोचा है या गलत। ये Cl,
ठीक, और ये आपस में मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं COCl2। तो मिला ये कैसे? CO, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या सूत्र है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के साथ जब एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के साथ जब दो ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमन डाई2। इस तरह से आप याद किए होंगे 9th में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब क्लोरीन के साथ होती है तो यौगिक बना कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। ये दो अभिकारक हैं, ये आपस में संयुक्त हुए और उन्होंने संयुक्त होकर केवल एक नया पदार्थ बनाया। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया कैसी हुई? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, एक और अन्य उदाहरण भी हम समझेंगे योगात्मक अभिक्रिया का। मैं ऊपर की साइड इसलिए लेता हूँ, वो आपको फोकस हो रहा होगा। ये सब योगात्मक अभिक्रियाओं के ही रूप में चल रहा है। आपने देखा होगा कि जब आप के घर में कोई पुताई करनी होती है, आपको करानी होती है किसी से, तो आप चूना क्या लेकर आते हैं? चूना पत्थर। चूने का सूत्र देखो, सूत्र तो ये समझिए, ये इसकी अल्फाबेट है। सूत्र तो पर करने पड़ेंगे, वो याद करने पड़ेंगे, आपको रिकॉल करने पड़ेंगे। जो कुछ पुराने याद करने पड़ेंगे, कुछ नए याद करने पड़ेंगे, और जो तभी आपकी वोकैबुलरी जितनी स्ट्रॉन्ग सूत्रों के रूप में होती चली जाएगी, केमिस्ट्री आपको उतनी ही आसान और आसान बनती चली जाएगी। तो जैसे मैंने कहा, चूना, चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। अब सूत्र बनाने का तरीका तो वही है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको पता हो जाना चाहिए। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इस चूने को आप लाते हैं, बाजार से लाते हैं, चूने को इसी रूप में मिलता है आपको, और आप उसे पानी में घोलते हैं, पानी में डालते हैं। अब CaO तो चूना, और ये पानी का सूत्र आप सभी को पता है, H2O। ठीक, ये आपस में रिएक्ट हुए, क्या बनेगा? क्या पदार्थ बनता है इन दोनों के मिलने से? तो ये मिल जाता है चूने का घोल, CaOH ट्वाइस प्लस। इसी के साथ साथ आप देखते हैं, जिस बर्तन में आपने ये चूना घोला है उसमें बुलबुले उठने होते हैं और बर्तन बहुत गर्म हो जाता है, यानी उसमें से हीट भी उत्पन्न हो जाती है। तो हमें इस ऊष्मा को भी, क्योंकि जो भी उत्पन्न हो रहा है उत्पाद है, तो ऊष्मा भी एक उत्पाद हुआ इस पदार्थ, इस रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन बेसिकली हमसे मिलाएं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये दो पदार्थ ये आपस में मिले और मिलकर पदार्थ तो केवल एक बना, ये तो ऊर्जा है, ये पदार्थ नहीं है। ये क्या है? ऊष्मा, ऊर्जा के रूप में आई है, पदार्थ तो एक ही बना है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना उत्पन्न होता है। तो एक किस अभिक्रिया की श्रेणी है? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, अब मेरा एक प्रश्न है, आप सोचिए ध्यान से, कि जब आप अपनी दीवार पर पुताई करते हैं चूने की, तो पानी पानी सा लगता है, कुछ ज्यादा चमक नहीं आती। लेकिन एक दो दिन के बाद आपका जो दीवार है वो पूरा वाइट चमक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हुआ ऐसा? जानते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचिए, हमने दीवार पर तो ये किया था, तो ये रहा भाई दीवार पर तो CaOH ट्वाइस प्लस जो हमारी वायुमंडल है, और वायुमंडल में जो CO2 होती है, CO2 होती है वायुमंडल में। अच्छा लिखिए अपनी कॉपी में कितने प्रतिशत होती है, फटाफट लिखिए कितने प्रतिशत होती है, लिखा होगा। अब मिलान कीजिए, क्या आपने यही लिखा है 0.03%? जिन छात्रों ने लिखा है हाँ, इसका मतलब वो सही है। इतने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है। तो इसमें से ये CO2 जो हमने दीवार पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेप किया है उसके साथ क्रिया करती है और बनाती है CaCO3 प्लस H2O।
ये तो रिएक्शन होती है। अब क्या बताइए, पहले सोचे क्या ये योगात्मक अभिक्रिया है? इसका सही जवाब है नहीं, ये योगात्मक अभिक्रिया तो नहीं है। लेकिन चूंकि इससे रिलेटेड एक बात थी, कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम में, या पूछा जा सकता है कि जब हम दीवार पर पुताई करते हैं तो उस पदार्थ का नाम क्या है, और पुताई करने के बाद जो चमक आ जाती है, या तो पूछ ले चमक क्यों आई है ये, या उस पदार्थ का नाम बताइए जो चमक के फलस्वरूप दीवार के ऊपर उत्पन्न हुआ है, और उनका रासायनिक समीकरण भी लिखिएगा। तो आपको ये दोनों रासायनिक समीकरण देनी पड़ेंगी, ठीक है। हालांकि योगात्मक अभिक्रिया दूसरी मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड यहाँ पर बात थी, इसलिए मैंने इसे आपको यहीं पर समझाने की कोशिश की है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, चूने का पत्थर, चौक, 9th कक्षा के याद आए होंगे आपको सूत्र, व्हाइट कलर की है। किस कलर का है? व्हाइट कलर में है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये व्हाइट रंग ही आपको दीवारों के ऊपर दिखाई देता है। मैं समझता हूं कि योगात्मक अभिक्रिया के साथ आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। एक और बात है स्टूडेंट्स कि जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक महत्वपूर्ण गुण है। शब्द आया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नई चीज क्या आ गई आप लोगों के लिए। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि लेटर ऑन आपके पास पूरा एक लेसन है जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे, उनके प्रकारों को पढ़ेंगे। चूंकि यहाँ पे संदर्भ आया है तो थोड़ा सा हल्का मैं आपको बता रहा हूं, और डिटेल इसकी हम बाद में पढ़ेंगे। असंतृप्त, मैंने बताया कि जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का विशेष गुण है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहले तो हाइड्रोकार्बन क्या है? वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने हो, केवल हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन से बने हो और कार्बन से। अब कार्बन की संयुक्ता तो बच्चों 4 होती है, ठीक है। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है तो यहां पर 3 विकल्प है, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 है। एक विकल्प तो यह है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ केवल एक संयोजकता के जुड़े और 3 संयोजकताएं उसकी फ्री रहे। एक विकल्प यह हो सकता है जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 2 संयोजकताओं से जुड़े और उसकी 2 संयोजकताएं फ्री। तीसरा विकल्प यह हो सकता है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 संयोजकताओं से जुड़े और उनकी एक संयोजकताएं फ्री। ठीक, यही तो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ चारों के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें फिर हाइड्रोजन के जुड़ने की संभावना नहीं रहेगी, तो वो हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन में जब केवल एकल बंध होता है तो उसे हमने कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरी कंडीशन में ये दोनों के दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अभी इसकी डिटेल जब हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर और कैसे इसकी संयुक्ताएं होती है, कैसे इनमें संकरण होता है और क्यों संयुक्ताएं इक्वल हैं इसकी, ये सारी बातें लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटा हमने समझा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो है जो द्वि या त्रिबंध के द्वारा जिनमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ी है। जैसे उनमें से एक ऐसा यौगिक है C2H4, एथिलीन। क्या है ये? एथिलीन। तो बच्चों जब एथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और मैंने बताया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं, तो जब ये एथिलीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है निकेल चूर्ण की उपस्थिति में और 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है, तो बन जाता है C2H6। क्या बन जाता है? C2H6। तो योगात्मक अभिक्रिया कैसे हुआ ये देखें। कार्बन कार्बन, इसका मैंने संरचनात्मक रूप लिखा है। इसके बाद एक और रूप होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु रूप कहते हैं, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे।
और प्लस ये मिला था हाइड्रोजन, H और H के साथ एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा। मैंने बताया था जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, तो सब में चलेगा। तो यहाँ पर हम जरा बंध से देखें इस क्रिया को। तो यहाँ से कार्बन और कार्बन के बीच में ये बंध टूटेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में से ये बंध टूटेगा। टूटकर होगा क्या, कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध आ गया। जब एक बंध आ गया तो इसकी 3 स्थिरताएं फ्री हो गई, इसकी 3, 2 से तो ऑलरेडी पहले ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप देखिए 2 यहाँ जुड़े हैं, 2 यहाँ जुड़े हैं। इसे लिखने में तिरछा और ऊपर नीचे करके वो जरा हम सुविधा के अनुसार लिख लेते। अब एक एक स्थिरताएं फ्री हो गई, और इधर ये हाइड्रोजन भी जब अलग हुए तो इनके भी एक एक स्थिरताएं फ्री हुई। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ। इस प्रकार से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसने ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लिया। ये एथिलीन है, ये एथेन है। इनके नाम अभी आपको थोड़े से नए नए लग रहे हैं, लेकिन छात्रों जैसे जैसे आप आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, कार्बनिक रसायन की तरफ पढ़ेंगे, तो इनके नामकरण की भी एक पूरी यूनिट है, वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट, तो ये हुई योगात्मक अभिक्रियाएं। किस्मत तो आपने योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी आज। तो लेक्चर चूंकि बड़ा हो गया है, क्योंकि अब मेरे फ़ोन जो है जितना सपोर्ट कर पा रहा है छात्रों, मैं उतनी आपको मेमोरी दे पा रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से। हाँ, तो आशा है ऐसे ही हम बार बार समझेंगे इन चीज़ों को। इनमें आज आप समझेंगे, याद करेंगे, और जो होमवर्क आपको दिया है वो आप करेंगे।